हमारा आज का टॉपिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो किसी भी प्रोजेक्ट या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, ठीक है, उनको हम कैसे मैनेज करें, उनको किन फंक्शनैलिटी के बिहाफ पे हम उसको मैनेज करते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ देखिए कह रहा है कि ऑल्दो इट मे बी डिफिकल्ट टू सेपरेट द फाइनेंस फंक्शन फ्रॉम द प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड अदर फंक्शंस। कहने का मतलब ये है कि हम प्रोडक्शन को फाइनेंस से अलग नहीं कर सकते हैं, मार्केटिंग को फाइनेंस से अलग नहीं कर सकते हैं, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो रिमेनिंग फंक्शंस हैं उनको हम फाइनेंस से अलग नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सब फाइनेंस से अटैच्ड है, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसमें उसका इनिशियल स्टेप जो होगा वो फाइनेंस से ही होगा कि हमारे पास कितना फंड है, कितना कैपिटल है, हम कितने कैपेबल हैं प्रोडक्शन को करने के लिए। मार्केटिंग की अगर बात करें तो हमारे पास वेयर हाउस में कितना स्टॉक अवेलेबल है, क्या हम मार्केट की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो हमारे वेयर हाउस में जितना स्टॉक अवेलेबल है उस स्टॉक की क्या मार्केट प्राइस है, क्या कॉस्ट है। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड है। तो अगर फंक्शन ऑफ फाइनेंस को सही तरह से समझने की कोशिश करें तो यहाँ देखिए कह रहा है, yet the functions themselves can be readily identified. The functions of raising fund, investing them in assets, and distributing returns earned from assets to shareholders are respectively known as financing, investment and dividend functions. तो अगर फंक्शनैलिटी की बात करें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फंक्शनैलिटी की बात करें कि क्या क्या फंक्शन उसे परफॉर्म करने होते हैं, तो ऐसे समझिए उदाहरण के तौर पे कि अगर आपको एक बिजनेस एक प्रोजेक्ट लगाना है, प्रोजेक्ट खड़ा करना है, तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि मेरे पास मुझे कितना इन्वेस्ट करना होगा इस बिजनेस के लिए, ठीक है। मुझे कितना अपने इस बिजनेस को, इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा लगाना पड़ेगा। अब आपको सपोज करो जवाब मिला कि आपको 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है, तो अगला सवाल क्या होगा, ये 1 करोड़ रुपए मैं कहाँ कहाँ से मैनेज करूंगा, किस किस से लूंगा और कब कब लूंगा और कैसे मैनेज करूंगा। ये सेकंड क्वेश्चन होगा आपका। थर्ड क्वेश्चन होगा कि अब जो आप बिजनेस को रन करने के बाद, उस प्रोजेक्ट को चलाने के बाद जो प्रॉफिट अर्न करेंगे, उस प्रॉफिट को आप अपने जो भी आपके बिजनेस होल्डर्स हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स में कैसे उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या प्लान आपने एग्जीक्यूट किया हुआ, ठीक है। लास्ट होता है हमारा लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका बिजनेस चल गया, आपका बिजनेस बहुत स्मूथली चल रहा है और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी बहुत अच्छा है, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उस जो आपने अर्न किया उसको कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस में दोबारा से नहीं लगाएंगे तो फ्यूचर में आपका जो आज के डेट में प्रॉफिट है वो फ्यूचर में आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को मेंटेन रखने के लिए आपको टाइम टू टाइम उस बिजनेस में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करना होता है, अपने प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने के लिए, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए जो फाइनेंस, जो हमारे फंक्शंस है फाइनेंस के, जो मेन फंक्शन है फाइनेंस के, उसमें पहला है इन्वेस्टमेंट, मतलब हमें कितना इन्वेस्ट करना है। दूसरा है फाइनेंसिंग, मतलब हमें जितना इन्वेस्ट करना है उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, उस कैपिटल को कौन कौन फाइनेंस करेगा, कितना कितना फाइनेंस करेगा और कब कब फाइनेंस करेगा। डिविडेंड, डिविडेंड मीन्स जो प्रॉफिट हमने अपनी प्रोजेक्ट से अर्न किया है उस प्रॉफिट को हम अपने पार्टनर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी के मीन्स अपने बिजनेस में लिक्विडिटी को कंटिन्यूअसली स्मूथली मैनेज करने के लिए हमें टाइम टू टाइम उसमें और कितना कैश आउटफ्लो करना पड़ेगा, मुझे कितना उसमें और इन्वेस्ट करना होगा। तो अगर इन सारे टर्म्स को अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए कह रहा है, ए फर्म परफॉर्म्स फाइनेंस फंक्शन साइमल्टेनियसली एंड कंटिन्यूअसली in the normal course of the business. They do not necessarily occur in a sequence. Finance functions call for skillful planning, control and execution of firm activity, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल फंक्शन है ये एक ऐसा बिजनेस का एक्शन है जिसको हम एक प्लानिंग और एक प्रॉपर कंट्रोल फेज के थ्रू
अगर हम फॉलो करें, ठीक है, तो ही हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करा सकते हैं। तो लेट अस नोट at the outset that stakeholders are made better off by financial decisions that increase the value of their share. Thus, while performing the finance functions, the financial manager should strive to maximize the market value of the share. तो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को स्मूथली रन कराना है तो आपको अपने प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू को इम्प्रूव करना होगा, मार्केट शेयर को इम्प्रूव करना होगा। और आप अपने बिजनेस, अपने प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू या उसके शेयर को इम्प्रूव तब कर पाएंगे जब आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या अपने प्रोजेक्ट के लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग आपने कर रखी है वो फाइनेंशियल प्लानिंग अगर प्रॉपर हो, ठीक है। तो उस फाइनेंशियल प्लानिंग को प्रॉपर करने का मतलब क्या है कि आप एक सही अमाउंट, जैसे आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, सपोज करिए आपको अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए 50 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए था, लेकिन आपने गलत आकलन कर लिया, गलत कैलकुलेशन कर लिया, गलत इमेजिनेशन कर लिया, जिसकी वजह से आपको लगा कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ आएगा, ठीक है। तो जहां 50 लाख में काम चलना था वहां आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, आपकी मार्केट, आपके प्रोजेक्ट की जो मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि जो काम कम कॉस्ट में होना था आपने उसको ज्यादा कॉस्ट में किया, यानी आपने जो कैश आउटफ्लो किया है उस कैश आउटफ्लो से जो कैश इनफ्लो आएगा उसका जो नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, निगेटिव में हो जाएगा। जो उसका नेट एनपीवी होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो होगी वो निगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको 50 लाख इन्वेस्ट करना था, 50 लाख इन्वेस्टमेंट करने से ही आपका प्रॉपर प्रोजेक्ट रन हो जाता और प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता, लेकिन आपने 50 लाख इन्वेस्ट करने के बजाय 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया। अब उस 1 करोड़ को इन्वेस्ट करने की वजह से जो आपका रेट ऑफ रिटर्न, जो रिटर्न आना था, जो कैश इनफ्लो आना था, वो तो 80 लाख ही आना था। 50 लाख इन्वेस्ट करते तो भी 80 लाख आना था। अब हमने गलती से 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, अब जो आपको कैश इनफ्लो आ रहा है वो 80 लाख से, तो 80 लाख आपका इनफ्लो आ रहा है, 1 करोड़ आपने आउटफ्लो कर दिया है। तो जो ओवरऑल एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो क्या है, निगेटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल डिसीजंस अगर आप प्रॉपर नहीं लेंगे, उसके फंक्शंस को माइंड में नहीं रखेंगे कि हमें अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, उसकी फंक्शनैलिटीज को माइंड में रख के अगर आप डिसीजंस नहीं लेंगे तो आपके बिजनेस की मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं उनको बहुत सही आकलन करने के बाद ही डिसीजंस लेने होते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखिए क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग, मतलब हम आकलन कर रहे हैं कि कितना अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमें चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स द डिसीजन ऑफ एलोकेशन ऑफ कैपिटल or commitment of funds to long-term assets that would yield benefit in the future। जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट भी जब बजट पेश करती है तो वो ये साफ साफ क्लियर कर देती है कि हमने इस योजना के लिए इतने 1000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। तो क्या है, वो कैपिटल बजटिंग कर रही है, वो एक कैपिटल अमाउंट जो है एक तरह से एलोकेट कर रही है उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उस स्पेसिफिक टास्क के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व द डिसीजन ऑफ एलोकेशन ऑफ कैपिटल और कमिटमेंट of funds to long term assets that would yield benefits in the future। तो वो हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसा लेना होगा कि उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन से that would yield benefit in the future। देखिए लास्ट स्टेटमेंट जो है that would yield benefit in the future। तो हमारा इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो हर अवस्था में, इन वर्स्ट सिचुएशन में भी वो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करे, ठीक है। जैसे थोड़ी पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको इन्वेस्ट करना था 50 लाख, आपने गलती से इन्वेस्ट कर दिया 1 करोड़। अब उस जो रिटर्न आना था, जो कैश इनफ्लो होना था, फ्यूचर इनफ्लो, वो आपको होना था 80 लाख। अब अगर आप 50 लाख इन्वेस्ट करते और 80 लाख रिटर्न में मिलता तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू थी वो पॉजिटिव में होती, 30 लाख पॉजिटिव में होते आप। लेकिन अभी आपने क्या किया, 1 करोड़ इन्वेस्ट किया और आपको रिटर्न मिला 80 लाख, तो जो एनपीवी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो निगेटिव में चली गई, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस में अगर एनपीवी निगेटिव हो जाती है तो उस बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टर पैसा, अपना फंड इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है। तो अगर आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपको बिजनेस की जो आपको बिजनेस की जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। मार्केट वैल्यू गिर जाएगी तो आपके बिजनेस का शेयर डाउन हो जाएगा।
जाएगा, और जब शेयर डाउन हो जाएगा तो आपको फ्यूचर में अपने बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रिगार्डिंग ये कह रहा है 2 पॉइंट पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। कह रहा है 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर, इसमें से फर्स्ट है द इवेल्युएशन ऑफ द पर्सपेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट्स। यानी जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो पहले आप ये जरूर आकलन कर लें कि हम जितना लगा रहे हैं उसमें हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। जैसे जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि आपने 50 लाख इन्वेस्ट करना था, लेकिन हमने गलती से 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ मैनेजरियल नॉलेज, आपने 50 लाख की बजाय 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। अब जब आपने 1 करोड़ रुपए अपने बिजनेस में लगा दिया, तो जब आपने पैसा लगाया उस समय आपने ये नहीं सोचा था कि एक करोड़ जो मैं आज लगा रहा हूं तो 5 साल बाद मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। आपने आपने उस फ्यूचर पर्सपेक्ट को माइंड में अपने नहीं रखा, फ्यूचर में अर्न होने वाली प्रॉफिटेबिलिटी को आपने माइंड में नहीं रखा, उसके रिगार्डिंग आपने इवैल्यूएशन नहीं किया। अगर वो इवैल्यूएशन आप कर लेते तो आपको इन्वेस्ट करने से पहले पता चल जाता कि अगर मैं आज 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इस बिजनेस से 5 साल बाद मुझे सिर्फ 80 लाख रुपए ही मिलने हैं, जिसकी वजह से मेरे बिजनेस की एनपीवी जो होगी वो निगेटिव हो जाएगी, तो मुझे इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही यहाँ फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है हमें 2 पॉइंट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। इसमें से पहला है द इवैल्यूएशन ऑफ पर्सपेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। जो आप नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, फ्यूचर में क्या प्रॉफिट आपको अर्न होने वाला है, उसका इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी होता है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, the measurement of cutoff rate against that the prospective return of new investment could be compared। जैसे कहने का मतलब ये है कि हर इंसान की एक सोच होती है कि मैं अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे कम से कम इतना तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, इसके नीचे इसके ऊपर जितना भी मिल जाए वो मेरे लिए बेटर है, लेकिन इससे ये मेरा कट ऑफ लिस्ट है, कट ऑफ इससे नीचे तो मुझे नहीं ही चाहिए। तो हमें जो है कट ऑफ रेट माइंड में रखना होता है कि हमें किस कट ऑफ रेट के अगेंस्ट जो है हमें अपनी प्रोबेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर डिफिकल्ट टू मेजर। हम आज जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे भविष्य में कितना कमा पाएंगे हम, ये इसका आकलन आज ही कर पाना ये बहुत टफ जॉब है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन या अप्रोक्सीमेट इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। तो कह रहा है फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर डिफिकल्ट future benefits of investment are difficult to measure and cannot be predicted with certainty because of the uncertain future investment decisions involve risk। क्योंकि देखिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है, और फ्यूचर में क्या सिचुएशन होगी इस बिजनेस के साथ, और जो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हमने जो डिसीजन लिए हैं फ्यूचर को माइंड में रख के वो डिसीजंस कितने फुलफिल होते हैं, ये सारी चीजें रिस्क फैक्टर में आ जाती हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने फ्यूचर को माइंड में रख के कि हमने आज इतना इन्वेस्ट किया तो हम फ्यूचर में इतना अर्न कर सकते हैं। ये हमारा जो प्रेडिक्शन है कोई जरूरी नहीं हमारा प्रेडिक्शन सही हो जाए। उसके लिए कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रपोजल शुड देयरफॉर बी इवैल्यूएटेड इन टर्म ऑफ बोथ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क। Investment proposals should therefore be evaluated in terms of both expected returns and risk। मतलब अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट करते समय सिर्फ ये नहीं देखना अरे आज हम 1 करोड़ लगा रहे हैं तो हम आने वाले 5 साल में 2 करोड़ कमा लेंगे, नहीं। हमारा जो इन्वेस्टमेंट करने का जो पर्पज है वो पर्पज क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के दौरान हमें सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को ही नहीं फोकस करना है, हमें निगेटिव पॉइंट्स को भी फोकस करना है। हमें रिस्क पे भी ध्यान रखना है कि हम अगर 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो प्रॉफिट तो चलिए 5 साल बाद हमें 2 करोड़ का मिल सकता है, लेकिन ऐसे क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से मेरा